आप सब लोगों को आना है। कुछ क्लासेस कुछ दिनों में डिस्टर्ब भी रहेंगी, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मली मेरे आज तक जो बैच जितने भी चले हैं मैंने कॉन्टिन्यूस क्लासेस ली हैं, ठीक है। सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होती है, वो तो रूल ही है, ठीक है। लेकिन ये वाले बैच के डिस्टर्ब नहीं होगा, कंप्लीट होगा टाइम से, बहुत आराम से पढ़ाना है मैंने, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो भी पढ़ाना है मैंने। डिस्टर्ब इन द सेंस आप परेशान मत होइएगा अगर किसी दिन आपकी क्लास नहीं लगेगी, कुछ क्योंकि इस महीने में कुछ छुट्टियां मैंने ली हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता है, इसीलिए ली गई, अदरवाइज मैं लेती भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों की क्लासेस अगर नहीं लगी होगी किसी दिन तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको अपना रिवीजन करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, अगले दिन क्लास लग जाएगी, ठीक है। सिलेबस हमारी जिम्मेदारी, मैं कंप्लीट कराऊंगी, इसी मंथ में कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि लंबा सिलेबस नहीं है, 30 मार्क्स बने हो, सिलेबस लंबा नहीं है। स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर मैं बताऊं, क्वालिटीज क्या होनी चाहिए टीचर की, ये भी रहेगा, इवैल्यूएशन असेसमेंट रहेगा, करिकुलम रहेगा, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग का ही पार्ट है। यानी कि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, समझ के चलोगे, बढ़िया चलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, आराम से सिलेबस को कवर कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। किया जाए स्टार्ट, किया जाए स्टार्ट। जो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट है ये वाला पार्ट आज कवर कर लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ना बस एक चीज मतलब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा कोऑपरेट एक चीज में करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, ठीक है। बट चलो धुरंधर है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे। फर्स्ट, अच्छा मुझे आप ये बताइए असेसमेंट के बारे में आप कितना जानते हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, हालांकि सिर्फ पढ़ देना मेरा मकसद है नहीं, तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोग इसके बारे में कितना जानते हैं, असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है, और आकलन बढ़िया है या मूल्यांकन बढ़िया है, आकलन अच्छा है या मूल्यांकन, आंसर कर दीजिए सभी, जो भी आपको समझ आ रहा है। जो पहले सीबीटी की क्लास लिए थे उनको दोबारा नहीं पढ़ना। आकलन, गुड, इसका मतलब आपको कुछ कुछ आ गया है। असेसमेंट क्या होता है, आकलन क्या होता है कि कभी भी आप किसी जानकारी को प्राप्त करने और उसकी प्रगति के बारे में अगर मूल्य निर्णय लेना चाहते हो ना, उसकी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, असेसमेंट। यानी कि मान लो एक बच्चे के 100 में से 90 नंबर आए, ठीक है, 100 में से 90 नंबर अगर आए तो एक बात बताओ आपके लिए क्या मायने रखता है, उसके 90 नंबर मायने रखते हैं या प्रोसेस मायने रखता है कि उस बच्चे ने उन 90 मार्क्स को कैसे अचीव किया है। उसने रटा तो नहीं, समझाया क्या, समझाया तो कैसे किया है, अभ्यास किया है क्या, एग्जाम्पल्स कैसे हैं, नोट्स बनाए हैं क्या, उसका इंटरेस्ट था क्या, जबरदस्ती तो नहीं कराया गया, दंड तो नहीं दिया गया, ये सारी चीजों में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपका इंटरेस्ट है कि देखो जी मेरे स्टूडेंट ने 90 नंबर आए तो मेरे को पार्टी दे दीजिए, यानी कि वो 90 मार्क्स बहुत जरूरी है। आपके अकॉर्डिंग क्या जरूरी है? ऑफ कोर्स प्रोसेस। तो बस आकलन वही एक प्रोसेस है जो बच्चे की हर छोटी चीज को ध्यान में रखता है और रचना करने का भी मौका देता है कि अगर आपकी गलतियां हैं या कुछ भी है उन चीजों को रिमूव करें, है ना, ये पॉजिटिव है बहुत। आकलन की अगर मैं बात, मूल्यांकन की अगर मैं बात करूं तो मूल्यांकन क्या कहता है, अरे हमें क्या करना है कि उसने कैसे अचीव किया, क्यों अचीव किया है, हमें मैटर करता है कि अचीव कर लिया कि नहीं। तो वो वास्तविक स्तर जिसमें आप ये नहीं देखते हो कि वो स्तर कैसे अचीव किया गया, जिसमें आप ये नहीं देखोगे बच्चे के 90 मार्क्स कैसे आए, आप ये देखोगे आए ना, हाँ या ना। समझ आया, समझ आया। अच्छा एक बात पूछूं, छोटी सी क्वेश्चन, क्या ये वाला फॉर्मूला सिर्फ मार्क्स पे लागू होगा या फिर कोई भी स्किल पे होगा कि पूरी कोई किसी को डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है कि नहीं, या फिर कैसे आती है, किससे सीखी, कहाँ सीखी, मतलब कहने का है क्या 90 मार्क्स वाला ही एग्जाम्पल वैलिड है या हर चीज पे वैलिड है, हर चीज पे वैलिड है। वेरी गुड। उसके बाद तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई कि असेसमेंट बच्चे को बहुत कुछ देके जाता है, इवैल्यूएशन बच्चे को सिर्फ या तो लालच दे करके जाता है या रुला करके जाता है। लालच यानी कि 90 मार्क्स फर्स्ट आ रहा है, जिसे नहीं आएगा 10 रहेगा, उदास यानी कि उसको स्टैम्प लगा दिया गया तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब असेसमेंट और इवैल्यूएशन तो हम समझ गए, लेकिन मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर डिस्क्राइब्ड न्यूमेरिकली। यह मूल्यांकन और मूल्यांकन की एक तकनीक है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की विशेषताओं को संख्यात्मक रूप से वर्णित किया जाता है। यानी कि ये मापन एक एक्चुअली में ऐसा ही है कि नंबर बताइए, इसको ना तो प्रोसेस समझ आता ना स्किल समझ आती, इसको सिर्फ नंबर समझ में आता है। ये वैल्यूएशन से अलग, ये तो सिर्फ नंबर पे बात करता है। वैल्यूएशन तो नंबर के साथ साथ बाकी चीजों पर भी बात करता है कि भाई कोई भी स्किल आती है या कुछ भी है, कोई टैलेंट है, हाँ या ना पूछता रहता है। लेकिन मेजरमेंट का तो सिर्फ एक ही फंडा, 100 में से कितना, 50 में से कितना, 10 में से कितना, मतलब इसको नंबर के फॉर्म में चाहिए सारी चीजें, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, जहां हम संख्याओं के रूप में किसी चीज को तोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, बाकी बताओ, बोलो क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आप ध्यान से सुन रहे हो तो सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है कि जो एस्पेक्ट है इवैल्यूएशन का, जो मूल्यांकन के पहलू है वो कौन कौन होंगे। आप खुद सोचो, आपको चीटिंग नहीं करनी स्लाइड से, आप खुद सोचो, छोटी सी बात, कुछ तो उद्देश्य होता होगा जब हम किसी स्टूडेंट से कोई कार्य कराते हैं, कुछ तो उद्देश्य होता होगा जब आप किसी कार्य को करवाते हो, कुछ तो उद्देश्य होता होगा जब हम किसी चीज के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ तो उद्देश्य होता होगा, ऑब्जेक्टिव कुछ तो होता होगा, हाँ या ना, ये सुनो। और जब हम किसी चीज को नापते हैं, तोलते हैं, आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इसलिए करते हैं व्यवहार में कुछ परिवर्तन है कि नहीं है। आप आकलन कर ही क्यों रहे हो, क्या जरूरत आन पड़ी आकलन, इसलिए करते हो ताकि आप देख लो सब सही जा रहा है, जैसा व्यवहार में चाहिए वैसा हो रहा है। और तीसरा कोना है या तीसरा एंगल है अनुभव का, एक्सपीरियंसेस का। तो हम मूल्यांकन के पहलू में एक उद्देश्य, एक व्यवहार का परिवर्तन और एक अनुभव, ये तीन चीजें रखते हैं, है ना। मैम उसकी स्किल और आइडिया मेकिंग पावर इंक्रीज हो सकती है, हाँ हो सकती है। नेक्स्ट फिर आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सम्मेटिव इवैल्यूएशन और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन। तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है, तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है, फर्स्ट है सबसे अच्छा। ओके, निर्माणात्मक, वेरी गुड।
निर्माण क्यों? क्योंकि ये बच्चे को रचना करने का मौका देता है। ये बच्चे को फेल पास करके लेबल नहीं करता है, चिन्हित नहीं करता है, ठीक है? ये सिर्फ ये देखता है बच्चा रचना कर रहा है, सृजन कर रहा है, बच्चा कुछ नया निकाल रहा है, कुछ अनुभव शामिल किए जा रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान है इसका। समेटिव, देखो निर्माण तो फिर भी अच्छा है, निर्माण शब्द तो बहुत पॉजिटिव शब्द है निर्माण, लेकिन योग जो है, तो योग शब्द अपने आप में बताता है कि मैंने पूरे साल का योग कर दिया है, पूरे साल का योग कर दिया है। अब पूरे साल का योग करने के बाद आप किस स्टेज पे खड़े हैं या फिर क्या है क्या नहीं है, इसका जमा घटा गुना भाग कर लीजिए, यही होगा दिमाग। क्लियर हुआ? नैदानिक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब है कि ये देखना कि कहीं बच्चे को कोई चीज दिक्कत तो नहीं कर रही, बाधा तो नहीं बन रही। निदान, डायग्नोस करना मतलब कारण ढूंढना, अगर बच्चा कोई कार्य नहीं कर पा रहा, किसी चीज को देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, ये सारी चीजों का रीजन क्या है, मतलब डायग्नोस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जब हम कारण पा जाते हैं, निदान कर लेते हैं, फिर हम उपचार दे देते हैं, रेमेडी दे देते हैं। यस, एग्जाम के मिड टर्म भी सबमिटिव है, वो फॉर्मेटिव हम बोल देते हैं, बट है वो सबमिटिव, क्योंकि 6 महीने तक तो आपने नहीं देखा बच्चा कैसे सीख रहा था, 6 महीने बाद आप एक टेस्ट लोगे, आप उसको फॉर्मेटिव नहीं बोल सकते हो। बताओ, क्लियर है? मैं नोट्स बनाई क्या? देखो मैं तो सजेस्ट करती हूँ बनाओ, मैं तो सजेस्ट करती हूँ बना, बाकी सब टीचर और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं रहती है क्या बनाएंगे। क्लियर हो गई? स्लाइड चेंज कर दूँ? डन? ओके। उसके बाद आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग। यार स्टेप का टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास कब देंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड तो चल रहा है, ये चल क्या रहा है बताओ? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, के लिए आकलन, का आकलन, के रूप में आकलन। हाँ जी, कोमल आज से स्टार्ट। अच्छा, सीखने के लिए आकलन क्या है? ये फॉर्मेटिव ही तो है, जो रचना करने का बच्चे को मौका दे रहा है। एफ फॉर फॉर्मेटिव, एफ फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, के लिए आकलन, के लिए क्या? सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। ये एक बात बताओ, प्रैक्टिस करा रही है ताकि वो एग्जाम में आने वाले एग्जाम में गलती ना करे, तो वो फॉर लर्निंग, एज लर्निंग या ऑफ लर्निंग है। फॉर गुड। ऑफ नहीं होगी, ऑफ तो उस दिन होगी जिस दिन एग्जाम में बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर गलती भी हुई तो बच्चा सुधार नहीं कर सकता वापस, वो फाइनल रिजल्ट ही होगा जो कुछ। अब टीचर करा रही है या किसी ने आपसे पूछा या आपने कोई आपका कोई परीक्षण लिया गया जिसमें आपने गलतियां करी और उन गलतियों से सीख के आपने सुधार लिया, तो मतलब रचना कर ली, सृजन कर लिया। एक तो ये तो होता है फॉर लर्निंग। ऑफ होता है आप एग्जाम में बैठेंगे, उस दिन कुछ भी नहीं हो सकता, आपने जो किया सो किया। एज लर्निंग होता है ना तो कोई परीक्षण आपका बीच में चल रहा है, ना ही आपका एग्जाम हो रहा है, बल्कि आप खुद के साथ खुद ही बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि मुझे कितना आता है। ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग। क्लियर है? क्लियर? फॉर लर्निंग जो होता है ना, वो जानकारी पूर्ण होता है, जो जानकारी देता है आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, वो योजना के दौरान होता है, वो एक प्रतिक्रिया है पूरी, वो फीडबैक देता है आपको कहाँ भटक रहे हो, है ना? स्वयं मूल्यांकन एज लर्निंग में आएगा, वो सुधार करने के मौके देता है, वो अनौपचारिक होता है, वो इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता कि आपको कोई हेल्प तक नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एज लर्निंग आप आत्म मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ये भी समेटिव नहीं है, यहाँ से काट देने वाली लाइन, ठीक है? ऑफ लर्निंग क्या होता है? समेटिव होता है, योगात्मक होता है, न्याय करने के लिए किया जाता है कई बार, जो फाइनल है, जैसे जज बैठे हैं कोर्ट में, जो फैसला सुना देंगे वो ऑफ होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होता, वो कई बार ना न्याय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और औपचारिक होता है, प्रॉपर फॉर्मल होता है। क्लियर हो गया? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, मानक परीक्षण। मानक परीक्षण आपको पता है, हाँ? मानक परीक्षण क्या होता है बताओ? वाईटी पे ज्यादा तेज बोलती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ उद्देश्य जो रहता है ना, वो बहुत ज्यादा फोकस रहता है। मैं सोचती हूँ आराम आराम से समझाऊँ, बच्चे को आराम से समझ में आए, बहुत प्यार से, कुछ भी छूट ना जाए। वहाँ क्या होता है? मानक परीक्षण क्या होता है बताओ? मानक मतलब एक ही मानक माना जाएगा, जैसे सीटेट का एग्जाम है, 90 नंबर लाने हैं, अरे जिसके 90 आए वो भी एक रेस में खड़ा है, जिसके 120 आए वो भी एक रेस में खड़ा है, जबकि होना तो ये चाहिए, क्या सब लोग एक रेस में खड़े होने चाहिए, हाँ या ना? बताओ, है ना? अच्छा नहीं होता ना, वही मानक होता है, ठीक है? नॉर्म रेफरेंस क्या होता है? सामान्य संदर्भित। नॉर्म मतलब मानक जैसा ही होता है, 90 मार्क्स जैसे क्राइटेरिया खींच दिया जाएगा कि इस लकीर को आपको पार करना है, समझ गए ना? मतलब उसमें कोई कट ऑफ नहीं जाने वाली, उसमें एक लकीर आपको पार करनी है कि ये रूपरेखा है, इसको क्लियर कर दीजिए, सब एक लाइन में खड़े हैं। क्राइटेरियन क्या होता है? मानदंड। मानदंड होता है, हाँ, मानदंड क्या होता है? मानदंड होता है जैसे DSSB का एग्जाम, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 आएगा, समझ गए? तो वो मानदंड संदर्भित परीक्षण है कि भाई जैसे जैसे कट ऑफ लगेगी फिर उस हिसाब से सीट्स बांटेंगे।
समझ गए ना? वहाँ पे कोई 90 मार्क्स की रूपरेखा नहीं क्लियर करनी है, वहाँ पे आपको कट ऑफ में लगना है, वहाँ पे आप में आपस में कॉम्पिटिशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इवैल्यूएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है? वैलिडिटी मतलब वैधता, वैलिडिटी मतलब वैधता, रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी मतलब उद्देश्य। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किस किस दवाइयों के पीछे एक्सपायरी डेट लिखी है देखी है, या किसी भी चीज के पीछे एक्सपायरी डेट किसने लिखी देखी? वेट करें, देखिए वो रिलायबिलिटी है, उद्देश्य है या वैधता है? वो क्या है तीनों में से? वो वैलिडिटी है। क्यों? क्योंकि जो भी सॉल्ट उसमें डाले गए हैं, जो भी सॉल्ट से वो बनी है, वो सॉल्ट एज इट इज रहेंगे, यानी कि उस उद्देश्य को सॉल्व करेंगे, यानी कि वो उसके लिए वैध होंगे। और अगर वो चेंज हो गए तो फिर वो वैध ही नहीं है। अब मान लो सर में दर्द की दवाई है, सर में दर्द के लिए वैध है ना, किडनी फेल होने पे भी ले लोगे।